नृत्यांगना सुधा चंद्रन। रामानुज तिवारी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वो चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती तंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की आर्थिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरे छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दाएं पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं टांग में गैस्ट्रिन माने एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाएं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाएं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के टुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्निस पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वो दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बावजूद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पावों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनाई। नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के टूट से खून
रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्दी ही सामान्य नृत्य मुद्रा को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। धन्यवाद।